सबका स्वागत है हिस्ट्रोलॉजी पर। और आज हम करने जा रहे हैं विदेशी लेखकों एवं यात्रियों के विवरण। ये हमारे उसका भाग है जिसमें हम कर रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, जिसमें हम कर चुके थे साहित्य स्रोत। अब हमारा आता है विदेशी लेखकों व यात्रियों के विवरण कि हम इसके द्वारा कैसे जान सकते हैं अपने प्राचीन इतिहास को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और तो चलिए जानते हैं। प्राचीन और मध्यकाल और आधुनिक काल तीनों ही कालों से हमारे देश में लोग आते और जाते रहे हैं, और लोग यहाँ रहकर भी यहाँ पर भारत में रहकर अध्ययन करते हैं और उस अनुभव को अपने ग्रंथों में पिरोते हैं। तो ऐसे विदेशी बहुत सारे विदेशी आए थे, लेखक आए थे, यात्री आए थे, जिन्होंने अपने अनुभव अपने ग्रंथों में उनका विवरण दिया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आए थे यूनानी लेखक, जिसमें हमारा यूनानी लेखक जो हैं प्राचीन जो हमारा इतिहास का उसको जानने में बहुत ही उसको जानने में हमारे बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है। जिसमें हमारा पहला आता है हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन था? हेरोडोटस इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने 5वीं शताब्दी में अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और पारसिक साम्राज्य के बीच के संबंधों का या व्यापारिक संबंधों का वर्णन किया है। किसमें? हिस्टोरिका पुस्तक में किया है। अब बात करते हैं नियाकस की, जो कि 327 से 26 ईसा पूर्व का है। यह सिकंदर के जहाजी बेड़े का कप्तान था। कौन था नियाकस? सिकंदर के जहाजी बेड़े का कप्तान था। स्ट्रैबो और एरियन की पुस्तकों में नियाकस के लेखों की जानकारी मिलती है। इसके ग्रंथों से हमें सिकंदर के भारत पर आक्रमण के विषय में पूर्ण जानकारी मिलती है। नियाकस के लेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? सिकंदर के भारत पर जो उसने आक्रमण किया था उसके विषय में हमें इसकी ग्रंथों से जानकारी मिलती है। अब बात करें हैं अरिस्टोबुलस और अनोसिक्रिटस। सिकंदर के साथ भारत आए यूनानी विद्वानों ने हिस्ट्री ऑफ द वॉर में भारत का विवरण दिया है। किसमें दिया है? हिस्ट्री ऑफ द वॉर में। एरियन और प्लूटार्क की पुस्तकों में अरिस्टोबुलस के लेखों की जानकारी मिलती है। इनके ग्रंथों से भी सिकंदर के भारत आक्रमण के विषय में हमें पता चलता है। अब बात करते हैं स्काइलैक्स की, जो कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। स्काइलैक्स एक पार्सियन यानी कि एक ईरानी नरेश दारा प्रथम डेरियस प्रथम का यूनानी सेनापति था। स्काइलैक्स कौन था? नरेश दारा प्रथम का सेनापति था। और ये भारत के बारे में स्काइलैक्स की जानकारी सिंधु घाटी तक सीमित है। सिंधु घाटी तक हमें इसकी पता चलता है इसके बारे में। अब बात करते हैं हम मैगस्थनीज की, जो कि 305 से लेकर 297 ईसा पूर्व तक है। मैगस्थनीज जो था यूनानी शासक सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेल्यूकस किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 9 साल तक रहा था। उसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वो उपलब्ध नहीं है, मूल रूप में वो नहीं है। इसलिए अन्य ग्रंथों में उसके कुछ उद्धरण मिलते हैं, मतलब कि उसके कुछ लेख अन्य लेखकों की पुस्तकों में मिल जाते हैं। तो इंडिका से हमें क्या जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था और तत्कालीन सामाजिक अवस्था के बारे में काफ़ी प्रचुर जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं डिमेकस या डाइमेकस के बारे में, जो कि 298 से लेकर 273 ईसा पूर्व का था। ये जो था ये सीरियन नरेश अंतियोकस प्रथम का राजदूत था। कौन था? डाइमेकस। सीरियन नरेश अंतियोकस प्रथम का राजदूत था। ये कहाँ आया था? ये बिंदुसार के दरबार में आया था। और इससे हमें पता चलता है कि स्ट्रैबो के लेखों में डिमेकस या डाइमेकस द्वारा दी गई सूचना मिलती है। अब बात करते हैं डायोनीसियस, जो कि 284 से लेकर 262 ईसा पूर्व का था। ये जो था ये मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो कि मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में आया था। स्ट्रैबो आदि
परवर्ती यूनानी लेखों में तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक दशाओं के बारे में हमें इससे जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं हम स्ट्रैबो के बारे में। ये ईसा प्रथम शताब्दी का है। यूनानी यात्री स्ट्रैबो ने अनेक देशों की यात्रा की थी, जिसमें संभवतः भारत भी सम्मिलित था, और इसने अपने ग्रंथ जियोग्राफिका में मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी दी है। अब बात करते हैं हम प्लिनी की, जिनका काल क्या है, 77 से लेकर 78 ईसा पूर्व में। ईसा की प्रथम शताब्दी में भारत का भ्रमण करने वाले इस यूनानी लेखक ने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री, इसकी पुस्तक का नाम क्या है, प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है, नेचुरल हिस्ट्री में भारत और रोम के समृद्ध व्यापार का वर्णन किया है। और वो लिखता है कि भारत के साथ व्यापार में रोम का स्वर्ण भंडार कम होता जा रहा है। अब बात करते हैं हम पेरिपल्स की, जो कि एक अज्ञात लेखक है। इसके लेखक के बारे में पता नहीं है कि पेरिपल्स को लिखा किसने है, और इसका लगभग 80 से 115 ईस्वी इसका काल है। पेरिपल्स ऑफ द एथ्रियन सी का ज्ञात यूनानी लेखक है, जो प्रथम और द्वितीय शताब्दी के मध्य हिंद महासागर की यात्रा पर निकला था पेरिपल्स, और उसके ग्रंथ में भारत के बंदरगाहों, भारत और रोम और चीन आदि के व्यापार का वर्णन हमें इसमें मिलता है। किसमें मिलता है, पेरिपल्स ऑफ द एथ्रियन सी में। अब बात करते हैं हम टॉलेमी की। टॉलेमी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व। प्रसिद्ध रोमन भूगोलवेता कौन था, टॉलेमी था, पर यह भारत नहीं आया था। अथिपि इसने अपनी ज्योग्राफी नामक पुस्तक में भौगोलिक विवरण इसमें मिलता है। भारत का भौगोलिक विवरण हमें किसमें मिलता है, ज्योग्राफी का, जो कि टॉलेमी द्वारा लिखी गई है। अब बात करते हैं हम एरियन, जो कि दूसरी शताब्दी ईस्वी का था। यूनानी लेखक एरियन ने इंडिका और सिकंदर का आक्रमण में सिकंदर के समकालीन लेखकों और मैगजीन के विवरणों का भारत पर इतिहास लिखा है। किसने, एरियन ने। अब बात करते हैं कर्टियस की। कर्टियस के ग्रंथ से सिकंदर के आक्रमण के विषय में काफ़ी जानकारी मिलती है। कर्टियस के ग्रंथ से सिकंदर के आक्रमण की, और केसियस के ग्रंथों से भी हमें भारत के विषय में जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं एरियन की। एरियन ने सिकंदर का आक्रमण नामक ग्रंथ की रचना की थी, और ये भी एक ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और फिर हम उसके बाद बात करते हैं चीनी लेखक। चीनी लेखकों ने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण साहित्य और ऐतिहासिक स्रोत सामग्री उपलब्ध कराई है। चीनी लेखकों में बहुत सारे लेखकों ने धार्मिक ज्ञान का पिपासा मिटाने के लिए भारत की यात्रा पर आए थे, और यहाँ पर रहे भी थे और भ्रमण भी किया था। चीनी लेखकों में धार्मिक ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद करके धार्मिक भारतीय ज्ञान को चिरस्थायी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चीनी लेखकों का विवरण भारतीय इतिहास के लेखन में बहुत महत्व रहा है। अब हमारे चीनी लेखकों में आते हैं सुमाचीन, फायान, ह्वेनसांग, इत्सिंग और हारी। अब बात करते हैं हम सुमाचीन की। सुमाचीन चीन का प्रथम इतिहासकार था। चीनी इतिहास का जन्मदाता सुमाचीन ने ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखे इतिहास ग्रंथ में भारतवर्ष के संबंध में उल्लेख किया है। अब बात करते हैं हम फाहियान की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। 399 से 414 ईस्वी। फाहियान एक चीनी यात्री था, जो कि 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इसने 15 या 16 वर्षों तक भारत में रहा था, और इसके विवरण से हमें चंद्रगुप्त द्वितीय की शासन व्यवस्था और तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। किससे, फाहियान के ग्रंथों से। अब बात करते हैं ह्वेनसांग की, जो कि 629 से लेकर 643 के हर्ष के शासनकाल में आया था। ह्वेनसांग कौन था, ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था, जो सम्राट हर्षवर्धन के काल में 629 में आया था, और ये यहाँ पर 13 वर्षों तक भारत में रहकर इसने भ्रमण किया था। इसके विवरण से हमें हर्षवर्धन के शासनकाल की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति के बारे में पता चलता है। ह्वेनसांग ने अपने ग्रंथ सियुकी में हमें हर्ष के विजयों, उसके शासन व्यवस्था, उसके दान वृत्ति के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। अब बात करते हैं दोस्तों इत्सिंग के बारे में, जो कि 675 से लेकर 695 ईस्वी तक का है। ये एक चीनी बौद्ध यात्री कई वर्षों तक नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था। इसने भारत और मलाया द्वीपों में प्रचलित बौद्ध धर्म का विवरण अपने ग्रंथों में किया है। अब बात करते हैं हली की। हली ने ह्वेनसांग की जीवनी नामक ग्रंथ की रचना की थी, और इसे भारतवर्ष के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं हम तिब्बती लेखक की। तिब्बत लेखक थे तारानाथ जी। तारानाथ जी ने अपने ग्रंथ कयंतुर व तयंगुर में अपने ग्रंथों की रचना की थी, और इससे भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों मुसलमान यात्रियों या अरबी लेखकों के लेखों के बारे में।
अरबी लेखकों ने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने बहुत से लेख उपलब्धि हमें मिलती है इनके लेखों की। अरबी लेखकों में बहुत सारे लेखक जो आक्रमणकारियों के साथ भारत की यात्रा पर आए थे और बहुत बाद में भारत में ही रह भी गए थे, और अरबी लेखकों का विवरण भी प्राचीन भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिसमें हम बात करते हैं पहले सुलेमान की, जो कि 9वीं शताब्दी ईस्वी है। इस अरब यात्री ने फारस की खाड़ी से होकर भारत व चीन की यात्राएं की थी। किसने की थी? सुलेमान ने। और इसने अपने वृत्तांत में राष्ट्रकूट, पालवंश और प्रतिहार जैसे राजपूत राज्यों का वर्णन किया था। अब बात करते हैं ना इब्ने खुर्दाद, जो कि 9वीं शताब्दी का है। इस अरबी यात्री ने अपने ग्रंथ किताबुल मसालक वल मामलिक में तत्कालीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक दशा का वर्णन किया है। अब बात करते हैं दोस्तों हम अल बिदादुरी की, जो कि 9वीं शताब्दी का है। इस अरबी यात्री ने अपने ग्रंथ फुतुहल बुल्दान में भारत पर अरब आक्रमण उसके प्रभाव का वर्णन किया है। अब बात करते हैं दोस्तों हम अल-बिरूनी की, जो कि 1000 से लेकर 1030 ईस्वी तक का है। यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। इसने अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद में तत्कालीन भारत के विषय में व्यापक जानकारी दी है। अल-बिरूनी का सभी भारतीय अरबी लेखकों में सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय है जो अल-बिरूनी है। अब बात करते हैं दोस्तों अल इदरीसी, जो कि 11वीं शताब्दी का है। यह अरब यात्री अपने भारत भ्रमण वृत्तांत के नजहुल मुश्ताक में राष्ट्रकूट, चोल और चालुक्य राज्यों और भारत के चीन और फारस के साथ व्यापारिक संबंधों पर महत्वपूर्ण जानकारी देता है। इस प्रकार दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में पुरातत्व साक्ष्य और साहित्य साक्ष्यों से हमें भरपूर जानकारी मिलती है अपने प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए। तो दोस्तों हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं और ऐसे ही बने रहें। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।